हेलो एवरीवन, चैप्टर 20 स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है हमारी, द एवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, चैप्टर का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपके पास ना टॉपिक्स आएंगे उसमें सब टॉपिक पॉइंटर्स की तरह नहीं होंगे। ठीक है, वो मैं एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे ये हमारा नेक्स्ट होगा एंड देन दिस, ऐसे से हम चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द एवोल्यूशन ऑफ द नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी से। तो इसमें क्या है आपका, इसमें सब उससे पहले आपको ये याद रखना है, इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले ये याद रखना है कि जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट थी इंडिया की, वो कॉलोनियल रूल से ही ब्रिटिशर्स के साथ बनी पड़ी थी। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने काफ़ी सारे जो ट्रीटीज़ पे जो है वो साइन किया, वो इसीलिए भी था क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के साथ थोड़ा मिलजुल कर ही रहते थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात आती है, जो कि इंडिया के अच्छे थे विद द अदर कंट्रीज़। ठीक है, और सेकंड बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया जो था वो मेंबर था आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 51 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये सिग्नेटरी था 600 ओल्ड ट्रीटीज़ जो हुई थी उसका। ठीक है, इंडिया की बात चल रही है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो इंडिया ने है ना वर्सेल, आपने ये सुनी होगी ट्रीटी, वर्सेल्स ट्रीटी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी। ठीक है, ये भी इंडिया इसका भी सिग्नेटरी था। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो 1920 के बाद काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस आई, लीग्स आई, जैसे कि लीग ऑफ नेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बताया था 1919 में आया था, एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे आया। इंडिया जो था इनका फाउंडिंग मेंबर था। तो ये 4th पॉइंट आपके पास आ गया कि जैसे लीग नेशन हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, तो इंडिया जो था इनका क्या था, फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन नेशनल्स थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे सारे डिप्लोमेटिक पोस्ट जो है वो भी हासिल की थी। और ये कुछ एक्सीडेंटली नहीं हुआ था कि जो इंडिया था वो एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉन वेस्टर्न जो है कंट्री था इन द यूनाइटेड नेशन, बल्कि ये जो था अपने जैसे हकों के लिए लड़ा करता था, इंडिपेंडेंस लेने के लिए आगे एक्टिवली अपना रोल प्ले करता था। तो इसी वजह से इसकी जो पोजीशन, इंडिया की पोजीशन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है इस चीज़ में। ठीक है, और बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी जो स्ट्रक्चर की गई थी 1947 में, वो भी क्लियरली दिखी थी सबको। ठीक है, और सिग्निफिकेंट एंड द इनएविटेबल फॉल आउट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में क्या हुआ था कि जो नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसिया थे वो क्लोज रिलेशन बना के रखते थे विद द डोमिनेंट इंटरनेशनल करंट इवेंट्स। ठीक है, आपको आगे जाके मैं बताऊंगी कैसे कैसे नेहरू का भी काफ़ी योगदान रहता है, लाला लाजपत राय जी का, कि वो बाहर जाके मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाके कैसे अपना इन्फ्लुएंस छोड़ के आते हैं, और उन्हीं की वजह से भी जो है आज़ादी में हमें आज़ादी मिली है। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो नेशनलिस्ट थिंकर्स थे, ठीक है, वो भी सामने आए, जिन्होंने कॉलोनियलिज्म एंड द इम्पीरियलिज्म के ऊपर आवाज़ उठाई कि इम्पीरियलिज्म नहीं सही है। ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है, जैसे इम्पीरियलिज्म हो गया, कॉलोनियलिज्म हो गया, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको पता होंगी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि कॉलोनियलिज्म मतलब कि कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश करना, एंड इम्पीरियलिज्म कि जो मतलब अपने एरिया को जो है वो एक्सपेंड करना थ्रू द कॉलोनीज़ बना के इन द डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, तो ये जो नेशनलिस्ट थिंकर्स थे ये यही कहते थे कि ये दोनों जो है टर्मिनोलॉजीज़ और जो इनके फंक्शंस हैं वो सही नहीं हैं किसी भी कंट्री के लिए। और ये डेवलपमेंट की भी बात करते थे कि एक देश तभी डेवलप हो सकता है जब ये दोनों चीज़ें, कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, नहीं होंगी कंट्री के अंदर। आई थिंक आपको ये द एवोल्यूशन ऑफ द नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी का जो इंट्रो है वो समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लेते हैं कि भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो पहले से ही बने पड़े थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी आए थे उनके, क्योंकि जैसे कि ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ ये लड़ा करते थे, तो बाहर जाके ये काफ़ी अपनी सारी मतलब
अपना इन्फ्लुएंस दिखाते थे कि हम भी लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो था वो मेंबर था 51 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, और 600 अप्रोक्स इसने ऑल ट्रीटीज़ को भी साइन कर रखा था। वेर्साइलेस ट्रीटी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में आई, इंडिया ने उसको भी साइन किया था। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे लीग ऑफ नेशन हो गया, इंटरनेशनल लीगल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, इंडिया था जो वो इनका फाउंडिंग मेंबर था उस टाइम पे, ओके। और नेशनलिस्ट थिंकर्स भी सामने आते हैं कि कॉलोनाइजेशन एंड द इम्पीरियलिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको रब कर देती हूँ मैं। सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है कि 1882 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें हम देखेंगे एंटी इम्पीरियलिज्म, जैसे कि मैंने बात की कि इम्पीरियलिज्म को सही नहीं मानते थे, एंड पैन एशिया फीलिंग्स क्या क्या थी उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो 1878 के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सपेंशनिस्ट एक्सपीडिशंस की जाती हैं और जो कि अपोज करती है नेशनलिस्ट को। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि 1878 के बाद क्या होता है कि जो एक्सपेंशनिस्ट एक्सपेडिशंस होती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं और ये अपोज करती हैं नेशनलिस्ट को। जो नेशनलिज्म की भावना भारत के अंदर जग रही थी उसको ये अपोज करती हैं, जिसके अंदर क्या क्या था। सबसे पहली बात, इसने अपोज किया सेकंड अफगान वॉर। सेकंड अफगान वॉर आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 1878 to 80 में, ठीक है। उसके बाद द डिस्पैच ऑफ ट्रूप्स बाय द इंग्लैंड, ठीक है, डिस्पैच ऑफ ट्रूप्स बाय इंग्लैंड जो कि हुआ था 1882 में, और इन्होंने सप्रेस किया था नेशनलिस्ट अपसर्जिंग बाय द एक कर्नल थे अरबी के इन इजिप्ट, ठीक है। तो ये इजिप्ट के लिए था, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपके पास आता है कि बर्मा को की एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड था 1885। ये सब आपको याद रखनी है कि इन्होंने कैसे नेशनलिस्ट्स को अपोज किया था, ठीक है। और साथ ही साथ में इन्वेजन हो रहा था तिब्बत का। फोर्थ पॉइंट आपके पास आ जाएगा, तिब्बत इन्वेजन किसके अंडर हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्जन के अंडर, ठीक है। कब, कर्जन का भी टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, तो 1903 के टाइम पे हुआ था। और काफ़ी सारी और भी एनेक्सेशंस हुई थी ड्यूरिंग 1890s, जिसने कि जो है वो स्टॉप करने की बात की थी द रशियन एडवांसमेंट, ओके। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि एग्रेसिव इम्पीरियलिज्म के लिए क्या बोला करते थे नेशनलिस्ट, वो पॉलिसी ऑफ पीस की बात किया करते थे। और उनका मतलब एक टैगलाइन भी दी थी सी शंकरन नायर ने, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 1897 में। उन्होंने बोला था अवर ट्रू पॉलिसी इज़ अ पीसफुल पॉलिसी, ठीक है। तो एंटी इम्पीरियलिज्म का मेन जो मोटिव था उसके पीछे कि पीस ही रखना है, पीसफुल पॉलिसी रखनी है हमने, ठीक है। तो इमर्जिंग थीम्स क्या रही 1880 1914 में, अब हम वो कुछ पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। तो 1870 के बाद क्या हुआ, काफ़ी सारी एक्सपीडिशंस होती हैं और अपोज किया जाता है इनके द्वारा नेशनलिस्ट को। ये कुछ पॉइंटर्स भी इसमें बताए हैं, जैसे सेकेंड अफगान वॉर जो कि 1878-80 में हुआ था, डिस्पैच ऑफ ट्रूप्स बाय द इंग्लैंड जो कि 1882 में हुआ था, और सप्रेस करने की बात की थी नेशनलिस्ट अपराइजिंग जो कि अरबी कर्नल के द्वारा की गई थी इन द इजिप्ट, ठीक है। बर्मा एनेक्सेशन की बात की 1885 में, और तिब्बत की इन्वेजन जो कि कर्जन के अंडर हुई थी 1903 में, ठीक है। और जो रशिया जो है वो एडवांसमेंट कर रहा था उसको भी रोकने की बात की थी बाय द एनेक्सेशन, ठीक है। और 1890s की ये बात है। उसके बाद सी शंकरन नायर जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे 1897 में, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर ट्रू पॉलिसी क्या होनी चाहिए, जो कि एक पीसफुल पॉलिसी होगी, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इमर्जिंग थीम्स जो कि 1880 to 1914 तक चलते हैं। तो सबसे पहले कि ये बात करते हैं कि सॉलिडेरिटी विद द अदर कॉलोनीज जो कि फ़ाइट कर रही हैं फ्रीडम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फ्रीडम के लिए अदर कंट्रीज़ फाइट कर रही है ना, उनके साथ क्या करना है हमने, सॉलिडेरिटी बिठा के रखनी है उसके। जैसे कि
कौन कौन से थे वो कंट्रीज़? रशिया हो गया, आयरलैंड, इजिप्ट की हमने बात की जिसको सप्रेस करने की बात की गई थी, ठीक है, टर्की, इथियोपिया, सूडान, बर्मा, अफ़गानिस्तान। ठीक है, सबसे पहली बात कि हमें सॉलिडेरिटी बना के रखनी है जो कि अदर कंट्रीज़ जो कि फ़ाइट कर रहे हैं फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। सेकंड पॉइंट आपके पास आएगा कि पैन एशियन फीलिंग्स जो रिफ्लेक्ट होती थी वो किस किस चीज़ के थ्रू होती थी, जैसे कि एनेक्सेशन ऑफ बर्मा की हमने बात की, उसको कंडेम्ड करने की भी बात की थी उनके द्वारा। ठीक है, और इंस्पिरेशन हमें मिली जापान से, जो कि छोटा सा देश होते हुए भी उसने काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर ली। उसके बाद कंडेम्ड करने की कोशिश की जो कि इंपीरियलिस्ट एफर्ट कर रहे थे टू डिवाइड द चाइना को डिवाइड भी नहीं होने दिया, उसको कंडेम्ड किया। उसके बाद कांग्रेस का सपोर्ट मिला बर्मा की फ्रीडम को। उसके बाद डिफीट ऑफ द शियाज़िद रशिया बाय जापान विच एक्सप्लोडेड द मिथ ऑफ द यूरोपियन सुपीरियरिटी। मतलब यूरोप वाले समझते थे कि हम ही जो है वो सुपीरियर है, लेकिन वहाँ पे जो रशिया था उसने भी डिफीट कर दिया था, जो कि जापान उसकी एरिया को इन्वेड कर रहा था। ठीक है, और कंडेम्ड भी किया था पार्टिसिपेशन ऑफ द जापान इन द इंटरनेशनल सप्रेशन ऑफ द जेहोट्यांग अपराइजिंग जो कि 1895 में हुई थी। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं मैं अभी आपको लिख भी देती हूँ, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सॉलिडेरिटी दिखानी है हमने इन कंट्री के साथ जो कि फ्रीडम की मांग कर रहे हैं। तो अभी जो मैंने सारे पॉइंट्स बोले हैं जो कि पैन एशियन अफ्रीकन नहीं एशियन फीलिंग्स जो चल रही थी उनमें क्या क्या पॉइंट्स थे। तो जो अनेक्सेशन हो रही थी बर्मा की, ठीक है, जो कि हमने बात की 1885 में, इसको कंडेम्ड किया। ठीक है, सेकंड बात, कांग्रेस ने सपोर्ट किया बर्मा की फ्रीडम को। तीसरी बात, जो इम्पीरियलिज्म मैंने बताया ना कि वो कॉलोनीज़ खोल के अपना वो जमाते थे, तो इम्पीरियलिस्ट चाइना को जो है वो डिवाइड करना चाहते थे, लेकिन इसको भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने या वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको भी कंडेम्ड किया और नहीं होने दिया। चौथी बात कि जो जापान था उससे हमें इंस्पायर होना चाहिए, बिकॉज़ वो छोटी सी कंट्री होते हुए भी उसने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिखाई। एंड फिफ्थ पॉइंट आपके पास आ जाएगा कि जो यूरोप था वो मानता था कि वही सुपीरियर है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि रशिया ने डिफ़ीट कर दिया था। नहीं, रशिया जो था वो डिफ़ीट हो गया था बाय जापान। मतलब सॉरी, मैंने पहले गलत बोल दिया हो तो, कि जो रशिया था इतना बड़ा कंट्री होते हुए भी जापान जैसे छोटे कंट्री से जो है वो डिफीट हो गया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यूरोप अपने आप को सुपीरियर मान रहा है, लेकिन यहाँ पे जापान भी जो है वो सुपीरियर निकल के सामने आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो कंडेम्ड करने की बात की थी कि पार्टिसिपेशन जो कि जापान कर रहा था किसमें, इंटरनेशनल सप्रेशन ऑफ जेहोट्यांग अपराइजिंग। तो मैं ये ब्लैक पेन से यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसकी भी बात की गई। आई थिंक आपको ये 6 पॉइंट जो हैं, आपको इसमें से 4 पॉइंट्स तो लर्न करने ही करने हैं। ठीक है, और 6 के 6 कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। ओके, तो ये यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें ये बताया गया कि जो नेशनलिस्ट थे ना वो सपोर्ट करते थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को, किस लिए, वो ये चाहते थे कि क्या पता हमें ये डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी पाने के लिए जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो सपोर्ट करते थे किसकी, ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, और लेकिन इनको ये नहीं पता था कि वो मतलब कि उन्होंने पहले अपना सारा एजेंडा फिक्स कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द वॉर, मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि जो कांग्रेस होती है वो रिप्रेजेंट करती है अपने आप को एट द पीस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है कहाँ पे, पीस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद इन 1920 जो कांग्रेस होती है वो
लेकिन उनको पता चल जाता है कि ये हमें कुछ डेमोक्रेसी वगैरह नहीं देने वाले, इंडिपेंडेंस भी नहीं देने वाले। फिर 1920 मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर क्या आता है कि कांग्रेस खुद कहती है लोगों को कि पीपल्स को कहती है कि आपको ज्वाइन नहीं करना आर्मी टू फाइट इन द वेस्ट, ठीक है। तो पीपल को कहती है डू नॉट मतलब सपोर्ट नहीं करना आपको, डू नॉट ज्वाइन आर्मी टू फाइट फॉर द वेस्ट, ठीक है। तो ये तो था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था कि डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे इंडियंस, लेकिन इसीलिए वो ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो अपना एजेंडा पहले से ही बना रखा था कि इंडिपेंडेंस तो इनको देनी ही नहीं है, बस इनका सपोर्ट ले लो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर कांग्रेस जो है वो पीस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। 1920 में कांग्रेस ही सभी लोगों को कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है आर्मी में को ज्वाइन करने के लिए, जो कि वेस्ट में फ़ाइट चल रही है उनको चलने देना चाहिए। ओके, तो अब आई थिंक मुझे ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे 1920s एंड 1930s की सोशलॉजिस्ट की आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है। उनमें कौन कौन सामने आता है, जैसे नेहरू, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा। ओके, बाय।